गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज का ये जो लेक्चर है, लास्ट लेक्चर में जहाँ तक मैंने कवर किया था उसका ही कंटिन्यूएशन है ये। ठीक है, तो एक बार फिर से वो वीडियो एक बार ध्यान से देख लीजिएगा सो दैट सारी चीज़ें रिफ़्रेश हो जाए। जो मेरा पहला वीडियो था क्रेडिट रिस्क से रिलेटेड, क्रेडिट रिस्क एनालिसिस पार्ट 1, राइट, उसमें मैंने एक्सपोजर अमाउंट, ठीक है, इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट, वो मैंने काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव वे में डिस्कस किया था, राइट। अब जो आगे का जो कॉन्सेप्ट है, जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट। ठीक है, देखो इसमें एक जो वर्ड जो मेंशन किया गया है वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ का आप लोगों ने निकालना सीखा होगा प्रीवियस क्लासेस में। एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, शायद उससे आपको समझ में आ जाए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज बारिश होने की क्या संभावना है, राइट, तो दो ही संभावनाएं हैं, या तो बारिश होगी या तो फिर नहीं होगी। ठीक है, सम टोटल क्या है? दो इवेंट, या तो बारिश होगी या तो नहीं होगी, इसके अलावा और भी कुछ है? नहीं है, राइट। तो अगर मैं पूछूं कि बारिश होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इट विल बी 1/2, दैट मीन्स 50%, राइट। आपको हल्का सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है। ठीक है, अब देखो, जब इशूअर जब बॉन्ड इशू करता है और आप उस बॉन्ड को खरीदते हैं, तो आपने अपना पैसा लगा दिया है, आपका अमाउंट एक्सपोज हो गया, राइट। अगर बॉन्ड इशूअर ने डिफॉल्ट कर दिया, ठीक है, तो फिर आपको पैसे नहीं मिलेंगे, राइट। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट। इन केस ऑफ डिफॉल्ट, बॉन्ड इशूअर डिफॉल्ट्स, it is likely that you will not get that particular amount, right, whatever you have invested. ठीक है, तो यही एक क्रेडिट रिस्क है, इसमें ये रिस्क है, राइट। अब उस डिफॉल्ट होने के क्या चांसेस हैं, उस डिफॉल्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, उसका डेफिनेशन सामने लिखा हुआ है। ठीक है, इट इज द लाइकलीहुड ऑफ द बॉन्ड इशूअर नॉट पेइंग द इंटरेस्ट। ठीक है, जब बॉन्ड इशूअर आपका इंटरेस्ट, जिसको हमने कूपन डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, और प्रिंसिपल जो मैच्योरिटी में मिलता है, वो ना पे करे, ठीक है, उसके कितने चांसेस हैं, उसकी कितनी संभावना है जब वो ड्यू होती है उस टाइम पे आपको ना मिले, उसको हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। ये आपका डेफिनेशन हुआ। इन अदर वर्ड, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इन एनी गिवन ईयर, राइट। अब ये देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट होगा, ये एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, हर साल टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी ये भी चेंज होते रहेगा। मार्क माई वर्ड्स, इट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, राइट। हर साल का प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट अलग होगा। ठीक है, अब आपको पता है बॉन्ड के केस में अगर लॉन्गर ड्यूरेशन बॉन्ड है, 10 साल का बॉन्ड है, तो ये भी तो हो सकता है कि वो 5 साल के बाद डिफॉल्ट करे, राइट। हो सकता है कि पहले साल में ही डिफॉल्ट कर जाए, राइट। हो सकता है 7 साल के बाद डिफॉल्ट करे। तो जो पहले साल का डिफॉल्ट होगा और जो 5 साल के बाद का डिफॉल्ट होगा, उन दोनों की प्रोबेबिलिटीज अलग अलग होंगी, राइट। वो अभी हम देखेंगे कि कैसे उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इन एवरी सब्सिक्वेंट ईयर इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट गिवन दैट डिफॉल्ट हैड नॉट प्रीवियसली अकर्ड। 5वें साल में डिफॉल्ट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि 1 से लेके 4 साल तक उसने डिफॉल्ट नहीं किया है, राइट। ये तो चीज़ें क्लियर है इतना, राइट। अब देखो, इसमें जो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है वो होता है हजार्ड रेट का। ठीक है, हजार्ड का मतलब क्या होता है? हजार्ड का मतलब खतरा, राइट। खतरा का रेट क्या है? अब देखो, जो भी बॉन्ड इशूअर, कॉर्पोरेट बॉन्ड जब मार्केट में अपना बॉन्ड इशू करती है, ठीक है, आपको पता है कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड होती है, राइट, उसको सबसे सेफेस्ट माना जाता है, राइट। लोग उसको प्रेफर करते हैं, ठीक है। लेकिन जो लोग कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदना चाहते हैं, राइट, तो जब तक बॉन्ड इशूअर उनको ज़्यादा रिटर्न प्रॉमिस नहीं करेगा, लोग उसको खरीदेंगे नहीं, राइट। बिकॉज एट द सेम टाइम अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, वो अगर 7% का रिटर्न दे रही है और अगर कॉर्पोरेट बॉन्ड भी 7% का रिटर्न देगी, तो लोग गवर्नमेंट बॉन्ड को ही प्रेफर करेंगे, राइट। कॉर्पोरेट बॉन्ड को, जो कि प्राइवेट एंटिटी के द्वारा इशू की जाती है, उसको प्रेफर नहीं करेंगे। ठीक है, इस चीज़ से बचने के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड इशूअर्स इंटरेस्ट रेट ज़्यादा प्रॉमिस करती है, राइट, क्योंकि वहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व है कॉर्पोरेट इशूअर्स के संदर्भ में, राइट। अब देखो, जैसे ही रिस्क इन्वॉल्व है, तो
वहाँ पे चांसेस ऑफ डिफॉल्ट बढ़ने लगते हैं। गवर्नमेंट डिफॉल्ट नहीं करेगी, ये एक समझ है, राइट, बट अगर प्राइवेट एंटिटी है तो वो डिफॉल्ट कर सकती है, ठीक है। तो जब मैंने कहा कि डिफॉल्ट कर सकती है, दैट मीन्स वहाँ पे खतरा है, राइट। तो हर इशूअर का एक हजार्ड रेट होता है जो कि मार्केट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और ये हजार्ड रेट अनकंडीशनल होता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट जैसा कि आपने यहां पढ़ा, इट इज कंडीशनल, वैसे ही हजार्ड रेट क्या होता है, इट इज अनकंडीशनल। उसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो हजार्ड रेट इज द इनिशियल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। जो पहले साल का जो हजार्ड रेट होता है, जो खतरा होता है, वही हजार्ड रेट होता है, राइट। सपोज मान के चले कि हजार्ड रेट अगर 2% है किसी कॉर्पोरेट बॉन्ड इशूअर का, दैट मीन्स पहले साल ही वो डिफॉल्ट कर जाएगा, वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट विल बी 2%, यानी 2% चांस है आउट ऑफ 100% कि वो पहले साल में ही डिफॉल्ट कर जाएगा, ठीक है। इन केस ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड दिस हजार्ड रेट वुड बी 0, राइट, बट कॉर्पोरेट बॉन्ड के केस में ये 2% भी हो सकता है, ठीक है। अगर दूसरा इशूअर है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में HDFC म्यूचुअल फंड अगर कोई बॉन्ड इशू कर रही है तो उसका 2% हो सकता है। SBI म्यूचुअल फंड अगर कोई बॉन्ड इशू कर रही है तो उसका 3% हो सकता है। तो अलग अलग एंटिटी का अलग अलग हजार्ड रेट होता है बेस्ड ऑन देयर पास्ट परफॉर्मेंसेस। ये हजार्ड रेट मार्केट में एग्जिस्ट करता है, राइट। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। चीज़ें क्लियर नहीं हो रही होंगी तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करके फिर से सुनिए, क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे कि हजार्ड रेट हमें पता लग गया, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिफॉल्ट ऑफ द इनिशियल ईयर। सबसे पहले ईयर में ही डिफॉल्ट कर जाने की प्रोबेबिलिटी को हजार्ड रेट कहते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने डिस्कस किया था कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट होता है, ठीक है, ये कंडीशनल होता है और हर साल ये अलग अलग होता है, राइट। जैसा कि मैंने बताया कि अगर कोई बॉन्ड 4 साल का है यहाँ पे, राइट, 4 साल मैच्योरिटी डेट है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीसरे साल में जाके वो डिफॉल्ट करे, ठीक है। तो तीसरे साल में जाके डिफॉल्ट करे तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट क्या होगी, ये निकालना होगा। तीसरे साल में प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट का मतलब ये है कि पहले और दूसरे साल में बॉन्ड इशूअर ने डिफॉल्ट नहीं किया है, राइट। वैसे ही मैं अगर कहूँ कि चौथे साल में बॉन्ड इशूअर ने डिफॉल्ट किया है, इसका मतलब पहले, दूसरे और तीसरे साल में बॉन्ड इशूअर ने डिफॉल्ट नहीं किया है, राइट। 1 बाय 1 इसको देखेंगे कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। बहुत ही सिंपल है, ध्यान देके सुनिएगा, ठीक है। हजार्ड रेट जैसा कि मैंने एग्जांपल में बताया था, सपोज 2% है, ठीक है। तो ये तो पहले साल का ही है, राइट। तो पहले साल का जो हजार्ड रेट होता है वही प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट भी होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट भी क्या हो जाएगा, 2%। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट का मतलब पहले साल में ही बॉन्ड इशूअर डिफॉल्ट कर जाएगा, मतलब उसके जो ऑब्लिगेशंस थे वो इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करेगा और प्रिंसिपल का पेमेंट नहीं करेगा, ठीक है। यानी पहले साल में ही डिफॉल्ट हो जाएगा, दैट इज 2%, ठीक है। अब ठीक इसका उल्टा क्या होता है, वो होता है सर्वाइवल रेट, राइट। तो सर्वाइवल रेट क्या हो जाएगा, टोटल परसेंट क्या होता है, 100% होता है। 2% प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट है तो सर्वाइवल रेट क्या हो जाएगा, इट विल बी 98%। और वो कैसे निकलेगा, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है माइनस 2%, 1 को हम लोग 100% भी लिखते हैं, राइट। दैट विल बी 1 माइनस 2% बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट 2% था, टोटल तो 1 ही होता है, 1 में से 2 आपने माइनस किया, दिस विल बी 98%। तो पहले साल का सर्वाइवल रेट क्या हो जाएगा, 98%। अगर हजार्ड रेट 2% है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट 2% होगी और सर्वाइवल रेट 98% हो जाएगा। अगर यहाँ पे हजार्ड रेट की जगह मैंने 5% लिया होता तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट भी 5% होता बिकॉज फर्स्ट ईयर ही है अभी, और सर्वाइवल रेट क्या हो जाता, 1 माइनस 5%, दैट विल बी 95%, राइट। चलो नेक्स्ट ईयर हजार्ड रेट तो वही है 2%, बिकॉज ये क्या होता है, ये अनकंडीशनल होता है, हर साल का हजार्ड रेट सेम रहेगा बिकॉज इशूअर सेम रहेगा, राइट। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट में कुछ चेंज आएगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इन द सेकेंड ईयर, हियर सेकेंड ईयर में डिफॉल्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है ये आपको निकालनी है। इसका मतलब ये हुआ कि बॉन्ड इशूअर ने पहले साल में डिफॉल्ट नहीं किया है, यानी पहले साल में सर्वाइव किया है, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इन सेकेंड ईयर का मतलब हो गया सर्वाइवल इन द फर्स्ट ईयर मल्टीप्लाइड बाय डिफॉल्ट इन द सेकेंड ईयर, ठीक है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या था, सर्वाइवल इन द फर्स्ट ईयर इनटू हजार्ड रेट डिफॉल्ट, राइट, हजार्ड रेट इन द सेकेंड ईयर।
तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1.96%। समझ में आया? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट क्या हो गया, कंडीशनल हो गया। और किस पे कंडीशनल है, फर्स्ट ईयर पे। फर्स्ट ईयर में क्या हुआ था वो लिखेंगे, फर्स्ट ईयर में सर्वाइव किया और प्लस इस साल का हजार्ड रेट क्या है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट मिल जाएगा, राइट। अब देखो सर्वाइवल रेट कैसे निकलेगा। सर्वाइवल रेट का मतलब ये हुआ कि पहले और दूसरे साल दोनों में ये डिफॉल्ट नहीं किया, राइट। पहले साल में सर्वाइव करने का क्या था 1-2%, बिकॉज हजार्ड रेट क्या था 2%, तो दूसरे साल में भी सर्वाइवल रेट क्या हो जाएगा, फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले साल में भी डिफॉल्ट नहीं किया और दूसरे साल में भी डिफॉल्ट नहीं किया, राइट। तो इट विल बिकम 96.04%। कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कैलकुलेटर में आपको यही वैल्यूज मिलेंगी, राइट। सिमिलरली इन द सेम वे तीसरे साल का हजार्ड रेट तो वही रहेगा जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज अनकंडीशनल, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इन द थर्ड ईयर मीन्स सर्वाइवल इन द फर्स्ट ईयर, सर्वाइवल इन द सेकेंड ईयर एंड देन डिफॉल्ट इन द थर्ड ईयर। और डिफॉल्ट क्या था, दिस इज 2%, राइट। सो अगेन इट विल बी रिटन लाइक दिस 1-2% सर्वाइवल इंटू डिफॉल्ट इन द थर्ड ईयर, ये आ जाएगा आपका 1.92%, राइट। सिमिलरली सर्वाइवल रेट क्या हो जाएगा, ये 3 बार लिख देंगे बिकॉज सर्वाइवल इन द फर्स्ट ईयर ऑल्सो, सेकेंड ईयर ऑल्सो एंड थर्ड ईयर ऑल्सो, राइट। ये फिगर आपका आ जाएगा 94.12%। काफ़ी ही ईजी है। हजार्ड रेट अगर आपको पता है और किस साल में आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट निकालना है तो वो आप इजीली निकाल सकते हैं। मेन आपके पास ये हजार्ड रेट होना चाहिए, हर बॉन्ड इशूअर का हजार्ड रेट होता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट निकाल लीजिए, सर्वाइवल रेट निकाल लीजिए एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट फॉर द सेकेंड ईयर आपका कंडीशनल होता है जैसे कि मैंने बताया। दैट मीन्स फर्स्ट ईयर में डिफॉल्ट नहीं हुआ था, सेकेंड ईयर में डिफॉल्ट हुआ। यहाँ क्या हुआ, फर्स्ट ईयर में डिफॉल्ट नहीं हुआ, सेकेंड ईयर में भी डिफॉल्ट नहीं हुआ, थर्ड ईयर में डिफॉल्ट हुआ, तो तीसरे साल का प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट 1.92% हो जाएगा, राइट। सिमिलरली फोर्थ ईयर का अब तो ईजी है, अब तो आप लोग भी बता सकते हैं, ठीक है। फोर्थ ईयर का मतलब ये हुआ सर्वाइवल इन द फर्स्ट ईयर, सर्वाइवल इन द सेकेंड ईयर, सर्वाइवल इन द थर्ड ईयर एंड डिफॉल्ट इन द फोर्थ ईयर। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2% से तो वो फिगर आ जाएगा 1.88%। सिमिलरली सर्वाइवल क्या हो जाएगा, यानी 4 साल में से कभी भी इसने डिफॉल्ट नहीं किया, वो इसका सर्वाइवल रेट आ जाएगा, दिस विल बी 92.23%, राइट। आई होप कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो ये जो आपने कैलकुलेशन देखा इसके बेसिस पे क्या आप मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट का इक्वेशन दे सकते हैं क्या, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट कैसे निकालेंगे। ध्यान देके देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट अगर मैं आपको बोलूं कि ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इन द सेकेंड ईयर और ये सर्वाइवल रेट का कुछ फंक्शन है क्या, ये क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट एट टाइम t सपोज दूसरे साल का है, ये होगा व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल इन टाइम 1 मल्टीप्लाइड बाय हजार्ड रेट, राइट, ठीक है। सिमिलरली देखो यहाँ पे क्या था, ये दोनों थे, इन दोनों में क्या एक 2% हजार्ड रेट से मल्टीप्लाई किया गया है, यानी इस साल का ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट था अगर तीसरे साल का निकालना है तो हम दूसरे साल का सर्वाइवल रेट में हजार्ड रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट तीसरे साल का निकल जाएगा। वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट चौथे साल का निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल तीसरे साल का ले लेंगे, उसमें हम हजार्ड रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट चौथे साल का निकल जाएगा, राइट। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा इजीली, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट एट टाइम t विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल इन t-1। मतलब अगर 4 है तो ये 4 - 1 क्या हो जाएगा 3, यानी तीसरे साल का प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल, ठीक है। और ये pd का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट चौथे साल का, चौथे साल का प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ थर्ड ईयर इनटू हजार्ड रेट, ठीक है। तो ये आपको इक्वेशन ध्यान में रखना है और इसका प्रूफ मैंने आपको ऊपर बता दिया है, ठीक है। ये आपको समझ के चलनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है रिकवरी रेट का, ठीक है। अब ये इसको कैसे डिफाइन करते हैं, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द रिकवरी रेट इज द प्रोपोर्शन दैट कैन बी रिकवर्ड इन केस डिफॉल्ट हैपन्स, ठीक है। ये एक रेट है, ठीक है। अब देखो कोई भी इशूअर जब डिफॉल्ट करता है ना, ठीक है, तो ऐसा रेयरली होता है कि आपको एक पैसे ना मिले, जो भी आपका एक्सपोजर अमाउंट है, जो भी आपका पैसा उसके पास था, तो ऐसा बहुत रेयरली होता है कि आपको मान लो आपके 1000 रुपये उसके पास थे
तो ऐसा नहीं होगा कि पूरा का पूरा 1000 डूब जाएगा, ठीक है, हो सकता है कि 600 वापस आ जाए, 400 ही डूबे, राइट। तो कितने की रिकवरी हो सकती है, कितने की रिकवरी हो सकती है, दैट विल बी नोन एज रिकवरी रेट, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपका 1000 था और रिकवरी रेट 60% है, दैट मीन्स 600 रुपए आपके वापस आ सकते हैं। रिकवरी रेट क्या हो गया, 60%, ठीक है। ठीक इसका उल्टा क्या हो जाएगा, लॉस सीवियरिटी। इट इज दैट प्रोपोर्शन विच कैन नॉट बी रिकवर्ड इन केस डिफॉल्ट हैपेंस, ठीक है। अब जब रिकवरी रेट है, रिकवरी का जो एक्सपोजर है उसका ठीक उल्टा आपका लॉस है, यानी कितना पैसा नहीं आ सकता है इन केस डिफॉल्ट हैपेंस, उसको क्या बोलते हैं, लॉस सीवियरिटी, राइट। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लॉस सीवियरिटी इज इक्वल टू 1 माइनस रिकवरी रेट, दोनों परसेंटेज उसको मिला दें तो दैट विल बी इक्वल टू 100%, और 100% को ही हम लोग 1 लिखते हैं, राइट। तो लॉस सीवियरिटी विल बी इक्वल टू 1 माइनस रिकवरी रेट, राइट। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ध्यान ये रखना है कि रिकवरी रेट ये होता है, इट इज द प्रोपोर्शन दैट कैन बी रिकवर्ड इन केस डिफॉल्ट हैपेंस। अगर सामने वाला डिफॉल्ट करता है तो कितना पैसा वापस आ सकता है, वो रेट, वो प्रोपोर्शन क्या कहलाएगा, रिकवरी रेट कहलाएगा, ठीक है। नाउ इसमें अगला जो कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है लॉस गिवन डिफॉल्ट। ये क्या कहता है, देखो ऊपर जो था लॉस सीवियरिटी, इट वाज द परसेंटेज, राइट। लॉस गिवन डिफॉल्ट, ये आपको टोटल लॉस निकालना है अगर डिफॉल्ट हो गया, ठीक है। डिफॉल्ट हो गया मतलब क्या आपको ध्यान में रखनी है, आपको ध्यान में रखनी है लॉस सीवियरिटी, राइट, कि कितना पैसा मेरा जा सकता है, राइट। इट इज द अमाउंट ऑफ लॉस टू द इन्वेस्टर इफ अ डिफॉल्ट अकर्स। ये क्या होगा, अमाउंट ऑफ लॉस है टू द इन्वेस्टर इफ अ डिफॉल्ट अकर्स, ठीक है। अब ये कैसे निकलेगा, पहले तो आपका जो एक्सपोजर अमाउंट था, ठीक है, वो आपको ध्यान में रखनी है कि मेरा कितना पैसा उसके पास था, और वो क्या होता है, एक्सपोजर अमाउंट होता है। एक्सपोजर अमाउंट टाइम का फंक्शन होता है, वो मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग वो चेंज होता रहता है, टिल मैच्योरिटी हर साल चेंज होते रहता है। मान लो कि अगर तीसरे साल में डिफॉल्ट हुआ है तो तीसरे साल में क्या एक्सपोजर था, वो एक्सपोजर अमाउंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर चौथे साल में होता है तो वो एक्सपोजर अमाउंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक्सपोजर अमाउंट जब आपके पास है उसको आप प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट से, ठीक है, कि वो कितने चांसेस थे उससे मल्टीप्लाई करोगे, एंड देन आप लॉस सीवियरिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका लॉस गिवन डिफॉल्ट निकल जाएगा, ठीक है। एक्सपोजर अमाउंट इनटू लॉस सीवियरिटी, ये आपको अमाउंट दे देगा लॉस गिवन डिफॉल्ट, राइट। एक्सपोजर अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय लॉस सीवियरिटी, क्लियर है, ठीक है। ये आपका लॉस निकाल देगा टोटल अगर डिफॉल्ट हुआ तो, एक्सपोजर अमाउंट इनटू लॉस सीवियरिटी, राइट। नाउ लॉस गिवन डिफॉल्ट को, अब लॉस सीवियरिटी का आपने एक फॉर्मूला यहाँ पे ऑलरेडी देखा हुआ है, इट इज इक्वल टू 1 माइनस रिकवरी रेट, राइट। तो लॉस सीवियरिटी की जगह जस्ट इसको रख दिया तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये सारे फॉर्मूलेज आपको ध्यान में रहने चाहिए। एक बार कॉन्सेप्ट को फिर से देख लेना, फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। लॉस सीवियरिटी रेट है, लॉस गिवन डिफॉल्ट, इट इज़ द अमाउंट ऑफ लॉस निकालते हैं। तो अमाउंट ऑफ लॉस तो एक्सपोजर अमाउंट पर डिपेंड करेगा, और आपको पता है कि जब अगर डिफॉल्ट हुआ तो लॉस सीवियरिटी कितनी है, मतलब कितना पैसा वापस नहीं आ सकता, उसका रेट, उसका परसेंटेज वो लिख देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका लॉस गिवन डिफॉल्ट कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है, डेफिनेशन सब ध्यान में रखने हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, एक्सपेक्टेड लॉस अमाउंट, ठीक है। अब ये कैसे निकलेगा, ठीक है। ये भी एक्सपोजर जो होता है एट द टाइम ऑफ डिफॉल्ट उस पर डिपेंड करता है, इनटू इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, एंड इनटू लॉस गिवन डिफॉल्ट इन परसेंटेज टर्म्स, उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका एक्सपेक्टेड लॉस निकल जाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक्सपेक्टेड लॉस कैसे निकलेगा, ठीक है। सपोज एक्सपोजर एट डिफॉल्ट ₹2000 था, जब डिफॉल्ट हुआ तो आपका एक्सपोजर इशूअर के पास 2000 था, राइट। लॉस गिवन डिफॉल्ट वो है आपका 40%, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट है 2%, तो फाइंड द एक्सपेक्टेड लॉस, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला यूज कीजिए, एक्सपोजर एट डिफॉल्ट जो 2000 आपका एक्सपोजर था, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट कितना था 2%, एंड देन लॉस गिवन डिफॉल्ट 40% है, ये आपका निकल के आ जाएगा। 2% को आप 0.02 भी लिख सकते हैं, 40% को 0.40 लिखेंगे, ये आपका आ जाएगा 16 रुपये, ठीक है। तो कोई भी बॉन्ड इशूअर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट आपको हर साल का अलग होता है, ठीक है, और लॉस गिवन डिफॉल्ट
वो आपका परसेंटेज टर्म्स में दिया हुआ है, तो आपको पता लग जाएगा कि आपका एक्सपेक्टेड लॉस कितना है। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड लॉस क्यों हम लोग फैक्टर इन करते हैं, क्योंकि जब भी बात आती है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, जब भी आप कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको हमेशा ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको एक्सपेक्टेड लॉस भी आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज कॉर्पोरेट बॉन्ड्स रिस्की होते हैं, रिस्की बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो लॉस है इसको भी प्राइस में फैक्टर इन करते हैं। ठीक है, प्राइस में फैक्टर इन करते हैं और इस लॉस को मद्देनजर रखते हुए आप बॉन्ड का प्राइस डिसाइड करते हैं कि क्या प्राइस देना उचित होगा। ठीक है, आगे के कॉन्सेप्ट्स में इसको भी समझेंगे कि क्यों ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बस इतना ध्यान में रखिएगा कि ये एक्सपेक्टेड लॉस बॉन्ड के प्राइस में फैक्टर्ड होता है, मतलब पहले से ही इन्वॉल्व होता है और उसको बॉन्ड खरीदते वक्त ध्यान में रखते हैं और उसको एडजस्ट करते हैं बॉन्ड प्राइस में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, एक्सपेक्टेड लॉस का डेफिनेशन ये हो गया, द एक्सपेक्टेड लॉस ऑफ अ गिवन लोन इज कैलकुलेटेड एज द लॉस गिवन डिफॉल्ट, ये मल्टीप्लाइड बाय बोथ द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट एंड द एक्सपोजर एट डिफॉल्ट। सिंपल डेफिनेशन है, ये आपको लिखना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अनएक्सपेक्टेड लॉस क्या होता है। ठीक है, एक्सपेक्टेड लॉस आपने देख लिया, अब देख लीजिए अनएक्सपेक्टेड लॉस। दिस इज अ मेजर ऑफ द वोलेटिलिटी ऑफ क्रेडिट रिस्क एंड कैप्चर्स पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन रिस्क। ठीक है, अब देखो आगे आने वाले क्लासेस में होता क्या है कि आगे आने वाले क्लासेस में एक जो कॉन्सेप्ट है वैल्यू एट रिस्क, उसको जब मैं डिस्कस करूंगा वहाँ पे ये चीज़ें और क्लियर होंगी, बट फॉर टाइम बीइंग के लिए इसको आप समझ लीजिए। एक्सपेक्टेड लॉस तो आपने निकाल लिया, उसको कैलकुलेट करने का तरीका आपको पता है, राइट। होता क्या है कि जो आपने सोच रखा है एक्सपेक्टेड है वो, राइट, एक्सपेक्टेड लॉस है वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, थोड़ा नीचे भी हो सकता है, उसका हम कंपैरिजन करेंगे एक्चुअल लॉस से। ठीक है, अगर लॉस हो गया, ठीक है, अगर डिफॉल्ट हुआ और एक्चुअल लॉस जो निकला वो एक्सपेक्टेड लॉस से उसका डिस्टेंस क्या था, ठीक है, कितना वो डिफरेंस था, राइट। अब ये जो होता है ये वोलेटिलिटी होता है, कितना वोलेटाइल था, राइट, वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। डिस्टेंस आपको पता है ना, रिस्क को हम लोग वोलेटिलिटी से भी मेजर करते हैं। आपने SAPM के क्लास में पढ़ा होगा कि रिस्क को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ करते थे, राइट। तो वो वहाँ पे क्या था, वो वोलेटिलिटी को देखते थे। तो यहाँ पे कितना आपका एक्सपेक्टेड लॉस जो है वो एक्चुअल लॉस से डिविएट कर रहा है, राइट। वो जो मेजरमेंट करते हैं वोलेटिलिटी के थ्रू, वो कॉन्सेप्ट होता है अनएक्सपेक्टेड लॉस का। जब मैं वैल्यू एट रिस्क को डिस्कस करूँगा वहाँ पे इसको चीज़ों को ढंग से मैं फिर से एक बार डिस्कस करूँगा। अभी के लिए डेफिनेशन ये आप ध्यान में रखिएगा, बिकॉज ये एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड लॉस इंपॉर्टेंट है। एक्सपेक्टेड लॉस तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अनएक्सपेक्टेड लॉस फिर भी आप एक बार देख के जा सकते हैं। जब मैं वैल्यू एट रिस्क करूँगा डिस्कस, उस टाइम में मैं इसको फिर से डिस्कस करूँगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप स्टडीज़ आर गोइंग वेल। और इसी के साथ मैं आज का ये जो क्लास है वो फिनिश कर रहा हूँ। टिल देन टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।